हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बहिर्जात बल। यह अध्याय 9 है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहिर्जात बल के बारे में डिस्कस करेंगे। बहिर्जात बल का मतलब है बाहर की तरफ जो फोर्स कार्य करता है, जो शक्तियां कार्य करती हैं, इसी को जो है बहिर्जात बल कहते हैं। यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां भूपृष्ठ पर ऊंचावच की असमानताएं उत्पन्न करती हैं तथा बाह्य शक्तियां यानी बहिर्जात बल उन असमानताओं को दूर करके धरातल को समतल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। और धरातल को समतल बनाने में लगी इन्हीं शक्तियों को ही बहिर्जात बल कहा जाता है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहा जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं और परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर अनेक छोटी बड़ी भू आकृतियों का निरंतर जो है विकास और नष्ट जारी रहता है। बहिर्जात बल का भूपटल पर प्रमुख कार्य जो है अनाच्छादन होता है। क्या होता है? अनाच्छादन यानी डेन्यूडेशन होता है। और इसके अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती है। यानी इनका जो है ह्रास होते रहता है, इनमें बिखराव होते रहता है, इनका बनना और नष्ट होना जारी रहता है। अपक्षय में अस्थैतिक क्रिया होती है जबकि अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है। चट्टानों के भौतिक अपक्षय को विघटन और रासायनिक अपक्षय को वियोजन कहते हैं। यानी देखिए, जो भौतिक अपक्षय होगा, जो फिजिकल जो मतलब कि अगर कह सकते हैं कि जो नष्ट होगा, जो ह्रास होगा, उसको विघटन कहते हैं। और जो मतलब कि रासायनिक जो अपक्षय होता है इसको वियोजन कहते हैं। देखिए, अपर्दन का मतलब है चीजों को नष्ट होना या एक स्थान से दूसरे स्थान किसी माध्यम के द्वारा या फोर्स के द्वारा या किसी अन्य गतिशील चीजों के द्वारा जब चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर या उन चीजों में जहां पर ये जो अपर्दन की क्रियाएं हो रही हैं वहां पे उनकी मात्राओं में कमी होती है, ये सभी जो अपर्दन के अंतर्गत आते हैं। या आप कहीं सुने भी होंगे कि जैसे नदियों के द्वारा अपर्दन किया जाता है, मिट्टियों का कटाव किया जाता है, मिट्टियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपर्दित हो जाती हैं, वही अपर्दन कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भागों में रासायनिक अपक्षय प्रभावी होता है जबकि उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय भागों में भौतिक अपक्षय प्रभावी होता है। वे सभी क्रियाएं जो धरातल के असमतल भागों को समतल करने का प्रयास करती हैं। मान लीजिए ये इस तरह से है, ये धरातल है और ये असमतल है, उबड़ खाबड़ है, या इनमें अन्य आकृतियां जो है या अन्य स्ट्रक्चर जो है दिखाई देते हैं। इन्हीं असमतल को समतल बनाने के लिए, उबड़ खाबड़ को जो है प्लेन करने के लिए ये प्रयास करती हैं और उन्हें ऊंचावच संतुलन की जो है प्रक्रियाएं कहते हैं। बाह्य कारकों के द्वारा स्थलीय भाग के ऊंचे भाग के अपर्दन को निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन, निम्नीकरण कहते हैं। तो ऊंचे भाग के अपर्दन को, जो स्थलीय भाग होंगे, मान लीजिए यह स्थलीय भाग है और इसके ये ऊंचा भाग है, तो इसका जो अपर्दन होगा, इस ऊंचे भाग के अपर्दन को बाह्य कारकों के द्वारा, किसके द्वारा? बाह्य कारकों के द्वारा या बाह्य या बहिर्जात बलों के द्वारा अगर कोई ऊंचा भाग जो है उसका अपर्दन हो रहा है तो इसको निम्नीकरण कहा जाता है। तथा धरातल के निम्न स्थानों पर निक्षेपण के द्वारा ऊंचा होना अधिवृद्धि कहलाता है। अनाच्छादन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल पर अनेक प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर जो फोर्स कार्य करता है या किसी अन्य कारणों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा जो है धरातल पर जब अनेक प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो जाती है, अनेक स्ट्रक्चर जो है जन्म ले लेता है, इन्हीं विषमताओं को दूर करने के लिए, भूपटल को समतल बनाने के लिए मुख्य कार्य बाह्य शक्तियां करती हैं। और यही कारण है कि बाह्य शक्तियों को विनाशकारी शक्तियां भी कहा जाता है। इस प्रकार वह संपूर्ण क्रियाकलाप, जैसे चट्टानों में काट छांट, चट्टानों का जो है मतलब कि नष्ट होना, घिसना, क्षीण बनने की, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा असमतल धरातल पर समतलीकरण का कार्य होता है, उसे अनाच्छादन कहा जाता है।
क्या कहलाता है? अनाच्छादन कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो बहिर्जात शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक स्थैतिक शक्तियां, दूसरा है गतिशील शक्तियां। स्थैतिक शक्तियां का मतलब है ऐसी शक्तियां, जो स्थैतिक शक्तियां हैं एक ही स्थान पर ये रहकर कार्य करती हैं। मतलब स्थैतिक का मतलब है स्थिर रहकर जब शक्तियां कार्य करती हैं, यह क्रिया अपक्षय कहलाती है। ठीक है। दूसरा है गतिशील शक्तियां। गतिशील मतलब गति रहेगा, वे जिनके माध्यम से अपक्षय क्रिया के द्वारा एकत्रित किया गया अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जैसे पवन, सागरीय तरंगे, नदी का जल आदि। ये सभी गतिशील शक्तियां हैं। जब स्थैतिक प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानें टूटकर अपने स्थान पर पड़ी रहती हैं तो उसे अपक्षय, और जब गतिशील प्रक्रियाओं के द्वारा इन चट्टानों के टुकड़े जो टूटे हुए होते हैं, इन पदार्थों को, इन टुकड़े को, जो चट्टान के टुकड़े, इन टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं तो उसे अपवर्दन कहते हैं। तो स्थैतिक प्रक्रिया में क्या होता है कि मान लीजिए जब चट्टान है या कोई भी ऐसा स्थलाकृति जो टूटकर या उनमें जो है ह्रास होकर जो उनके जो मतलब कि कह सकते हैं कि जो भाग हैं या जो खंड है वो टूटकर वहीं पर गिर जाते हैं या पड़े रहते हैं, और उन टूटे हुए भागों को जब गतिशील प्रक्रियाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है तो उस क्रिया को अपवर्दन कहते हैं। यानी अनाच्छादन बराबर क्या होता है? अपक्षय प्लस अपवर्दन। अपक्षय और अपवर्दन को मिलाकर ही अनाच्छादन कहा जाता है। बहिर्जात बल के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे पहले अनाच्छादन क्या होता है? इसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक अपक्षय का और दूसरा अपवर्दन का। अपवर्दन में क्या होगा? अपवर्दन किन किन के द्वारा होगा? तो हवा के द्वारा हो सकता है, नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा और समुद्री तरंगों के द्वारा। ये सभी जो है इन्हीं के माध्यम से अपवर्दन क्रियाएं संपन्न होती है। इसके बाद अपक्षय के बारे में अगर बात करें तो देखिए, चट्टानों का अपने ही स्थान पर कमजोर होकर, अपक्षय का मतलब है जब चट्टान अपने ही स्थान पर, जहां पर चट्टान है, ठीक है, वहीं पर कमजोर होकर ये टूट फूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। जब चट्टान अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटने फूटने लगता है, विखंडित हो जाता है, उसका जो नष्ट की प्रक्रिया है प्रारंभ हो जाती है, तो इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। और जैसे ही चट्टान धरातल पर अनावृत होकर मौसमी कारकों जैसे धूल, वर्षा, पाला, वायु, इनके प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तो यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इन प्रक्रियाओं का जो संबंध है धूप से, तापक्रम, वर्षा, पाला इत्यादि जलवायविक तत्वों से है, जिनकी सहायता से चट्टानों का विच्छेदन या विखंडन या जो है विघटन और वियोजन होता रहता है। यही कारण है कि इन प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? ऋतु क्षरण कहते हैं। किंतु ऋतु क्षरण केवल जलवायविक तत्वों पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि चट्टानों की बनावट, कठोरता, पारगम्यता, ज्वाइंट्स आदि की उपस्थिति पर जो है ये निर्भर करता है। ठीक है। तो जो अपवर्दन की क्रियाएं हैं ये देखिए ये कैसे होती है? तो ताप के कारण, हवा के कारण, जल के कारण, इन सभी का जो है वर्षा के कारण, पाला के कारण, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा जो है या जलवायविक तत्वों से जो है इनका जो है अपवर्दन होता रहता है, इनमें ह्रास होते रहता है, चट्टानों का जो है विखंडन होता रहता है, वियोजन होता रहता है, और या कह सकते हैं कि विघटन होते रहता है। तो याद रखिएगा कारण क्या है। अपक्षय के जो प्रकार है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अपक्षय के कुछ प्रकार हैं, जैसे पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। और भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के संदर्भ में अगर बात करें तो पहला है अपक्षय कारक। अपक्षय कारक में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो सूर्यताप, ठीक है, पाला, दाब मुक्ति, इसके बाद वर्षा, वायु, बालू, मिट्टी, भूस्खलन, ये सभी अपक्षय कारक हैं। इसके बाद अपक्षय के जो दूसरा प्रकार है वह है रासायनिक अपक्षय। तो इसके जो अपक्षय कारक है रासायनिक अपक्षय का, वह है ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलयोजन, विलयन या घोल और सिलिका का अपघटन। तीसरा जैविक अपक्षय। इसके जो कारक हैं वनस्पति, जीव जंतु और मानव।
देखिए, विघटन और वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 प्रकार में बांटा जाता है। आपको मालूम है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा जैविक अपक्षय। इन तीनों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। भौतिक या यांत्रिक जो अपक्षय है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में चट्टानों का विघटन या वियोजन होता है। चट्टाने बिना, अच्छा, विघटन और वियोजन के बारे में आपको पता है, ये जो वर्ड है इसको ध्यान में रखिएगा। तो चट्टाने, जो चट्टान है, चट्टाने बिना किसी रासायनिक क्रिया के विघटित होते हैं। इससे कठोर शिलाखंड भी निरंतर यांत्रिक या भौतिक अपक्षय के प्रभाव से टुकड़ों में टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। यह अपक्षय ठंडी जलवायु प्रदेशों में होता है। भौतिक अपक्षय में सबसे अधिक योगदान सूर्यताप और पाला का होता है। जो टेम्परेचर है, जो सूर्य का जो ताप है और जो पाला है, इनके द्वारा होता है। सामान्यतः निम्नलिखित कारक भौतिक अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। जैसे पहला है सूर्य ताप। सूर्य ताप के द्वारा जो होता है, चट्टानों के अपक्षय का कार्य शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक होता है। कहां पर? तो शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में, ठीक है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इन प्रदेशों में दिन के समय तापमान अधिक और रात्रि के समय कम हो जाता है। तो दिन में अधिक तापमान के कारण चट्टानें फैलती हैं और रात्रि के समय तापमान कम होने के कारण चट्टानें सिकुड़ती हैं। चट्टानों के इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने से उनमें तनाव उत्पन्न होता है, दरारें पड़ जाती हैं। याद रखिएगा, चट्टानों के इस प्रकार जो चट्टाने हैं, चट्टानों के इस प्रकार बड़े बड़े टुकड़ों में विखंडित होने को जो है पिंड विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड विक्षेपण। याद रखिएगा, कई चट्टानें विभिन्न खनिजों के द्वारा निर्मित होती हैं और ताप के प्रभावाधीन विभिन्न परिणाम में फैलती और सिकुड़ती हैं। परिणाम स्वरूप ये चट्टानें छोटे छोटे कणों के रूप में विघटित हो जाती हैं। इसे जो है कणिकामय विघटन कहते हैं। इस विधि से चट्टानों के टुकड़ों से बने हुए चट्टान चूर्ण को सेल मलबा कहते हैं। याद रखिए, चट्टान जो होते हैं, इनको जब ये चट्टाने चूर्ण में बदल जाते हैं तो इनको सेल मलबा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मलबा। शुष्क मरुस्थलीय अगर बात करें तो याद रखिएगा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में सूर्यास्त के आधे घंटे के अंदर बंदूकों के चलने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें चट्टानों के टूटने से उत्पन्न होती हैं। कुछ चट्टानें उष्मा की कुछ चालक होती हैं, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का ये मतलब कि कारक है। और इन चट्टानों का ऊपरी परत शीघ्र ही गर्म हो जाता है, जबकि भीतरी परत जो है ठंडी रहती है। इस प्रकार ऊपरी परत फैलकर भीतरी परत से अलग हो जाती है और टूटकर चूर चूर हो जाती है। चट्टानों की ऊपरी परतें ठीक उसी प्रकार से नष्ट होती है जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते हैं। इस प्रक्रिया को पल्वीकरण या अपशल्कन कहते हैं। पल्वीकरण या अपशल्कन। दूसरा है पाला। ये उच्च अक्षांशों और हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय प्रदेशों में पाला चट्टानों को क्या करते हैं? तोड़ते फोड़ते रहते हैं, विखंडित करते हैं। दिन के समय चट्टानों की दरारें में जो उस समय अगर जो पाला होता है, पाला के जो समय होता है, जब दिन का समय होगा तो दिन के समय में चट्टानों की जो दरारें होंगी इनमें जल भर जाता है और रात्रि में तापमान हिमांक से कम होने के कारण जम जाता है। जमने से क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। और उदाहरण के लिए जब अगर बात करें तो 9 घन सेंटीमीटर जल जमकर बर्फ में परिवर्तित होता है, तब वह 10 घन सेंटीमीटर का जो स्थान है वो घेरता है, ठीक है। याद रखिएगा, इन चट्टानों पर लगभग 15 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव पड़ता है और चट्टानें टूट जाती हैं। परिणाम स्वरूप दरारों का आकार बड़ा होता जाता है और चट्टानें अधिक मात्रा में टूट सकती हैं। इस क्रिया को जमना पिघलना भी कहते हैं। इसके बाद है दाब मुक्ति। दाब मुक्ति, प्रेशर रिलीज। देखिए, भूपृष्ठ के निचले भाग में आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें अत्यधिक दाब के कारण संकुचित अवस्था में रहती हैं। यानी संकुचित मतलब सिकुड़ी अवस्था में रहती हैं। अपर्दन के कारण जब ऊपर की चट्टानें हट जाती हैं तो नीचे स्थित चट्टानों को दाब से मुक्ति मिल जाती है। दाब में कमी के कारण ये चट्टानें थोड़ी सी फैल जाती हैं और उनमें क्या हो जाता है? फैलने के कारण दरारें पड़ जाती हैं। इस क्रिया के द्वारा मुख्यतः ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी स्थूल चट्टानों का अपक्षय होता है। ग्रेनाइट और संगमरमर, याद रखिएगा।
इसके बाद वर्षा है। गर्मी में सूर्य के अत्यधिक ताप से धरातलीय चट्टानें फैल जाती हैं। जो धरातल की चट्टानें हैं इनमें फैलाव हो जाता है, और जब कभी अचानक सी वर्षा होती है तो चट्टानें ठंडी होकर सिकुड़ने लगती हैं। इस क्रिया की निरंतर पुनरावृत्ति होने से चट्टानों में दरार उत्पन्न होता है। इसके बाद है विंड यानी वायु। देखिए, बालू और मिट्टी के कण वायु के सहारे तीव्र गति से संचरित होते रहते हैं। जब ये कण किसी सेल या चट्टान से टकराते हैं तो घर्षण के परिणाम स्वरूप सेलों या चट्टानों में ये कटाव की स्थिति को पैदा करते हैं। इसके बाद है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। वर्षा काल में पहले से एकत्रित अवसादों के ढेर जो है नम हो जाने से भारी हो जाता है। वर्षा काल में क्या होता है कि पहले से जो एकत्रित अवसादों के जो ढेर हैं इनमें नमी आ जाती है, भारी हो जाते हैं ये। नवीन मुड़दार पर्वतीय ढालों की मिट्टियां अधिक मात्रा में जल सोख लेती है। इससे चट्टानों का भार बढ़ जाता है। यही चट्टानें तेजी से ढाल के सहारे स्थानांतरित होता है, याद रखिएगा, और अपने साथ जो है मार्ग के पत्थरों एवं भूमि की सतह पर रगड़ते हुए और भारी पदार्थों को एकत्र करती जाती है। तो याद रखिएगा, देखिए नमी के कारण क्या हो जाएगा कि चट्टानों के जो भार है वो बढ़ जाते हैं, और यही चट्टान जब तेजी से ढाल के सहारे स्थानांतरित होता है तो अपने साथ मार्ग के पत्थरों और भूमि की सतह पर रगड़ते हुए ये जो पदार्थ हैं इनको एकत्र करती जाती है। इसका विनाशकारी प्रभाव भूकंप से कम नहीं होता है। इसके बाद दूसरा है रासायनिक अपक्षय, केमिकल जो है वेदरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रासायनिक क्रिया के द्वारा चट्टानों के विघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक क्रिया के द्वारा जब चट्टानों में विघटन होता है, चट्टानों को कह सकते हैं कि ह्रास होने में जो रासायनिक क्रियाएं कार्य करती हैं, चट्टानों को तोड़ने फोड़ने में जो कार्य करती हैं, इनको ही रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें जल और विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण सक्रिय होते हैं। इस प्रकार के अपक्षय में चट्टानों के अवयवों में रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे उनके बंध ढीले पड़ जाते हैं। उनके जो कण होते हैं, जो संगठित होते हैं, वो ढीले हो जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, प्रकृति में भौतिक और रासायनिक अपक्षय साथ साथ चलते हैं। भौतिक और रासायनिक जो अपक्षय हैं ये प्रकृति में साथ साथ एक साथ चलते हैं, और तापमान और आर्द्रता अधिक रहने पर रासायनिक अपक्षय अत्यंत शीघ्रता से होता है। पृथ्वी के उष्णार्द्र प्रदेशों में यह क्रिया विशेष रूप से होती है। रासायनिक अपक्षय के जो प्रकार हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। रासायनिक अपक्षय का जो पहला प्रकार है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा या ऑक्सीजन के द्वारा सेलों पर होने वाले प्रभाव को ऑक्सीकरण कहते हैं। जल में ऑक्सीजन गैस घुली रहती है, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्र ऑक्सीजन गैस चट्टानों के खनिजों से संयोग कर उन्हें ऑक्साइड में बदल देती है। यही गैस युक्त जल उष्ण और अर्ध उष्ण प्रदेशों में लौह युक्त चट्टानों, बायोटाइट, ऑल्विन और पायरोक्सिन तथा लोहे की वस्तुओं पर तेजी से जो है प्रभाव डालता है। जंग लगने की क्रिया इसी कारण से होती है। बार बार पानी और हवा के संपर्क आने जब लोहा जो है बार बार पानी और हवा के संपर्क में आता है तो लोहे जो होती हैं इन लोहों में ऑक्साइड, ये जो लोहा होते हैं उनमें जंग लग जाता है, यानी ये जो है लौ ऑक्साइड में बदल जाता है। लोहे के अतिरिक्त कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के तत्वों पर भी ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाएं होती है। उष्ण प्रदेशों की सभी प्रकार की लाल और भूरभूरी लाल पीली मिट्टियां लौह वाली चट्टानों में ऑक्सीकरण की क्रिया से ही जो है नष्ट होकर मिट्टी में बदल जाती हैं या बदलती रहती हैं। सिडेराइट और लिमोनाइट लोहे के जमाव पूर्व की कठोर मैग्नेटाइट और हेमेटाइट चट्टानों के ऑक्सीकरण की क्रिया के बाद निर्मित बालू या मोटी मिट्टी जैसे जमाव के कारण ही जो है ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें देखिए भौतिक और जो रासायनिक अपक्षय में जो अंतर दिया गया है इससे आपको बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें तो जो भौतिक अपक्षय है इसमें अगर बात करें तो इसमें भौतिक बलों के द्वारा चट्टानों का जो है विघटन होता है, और रासायनिक अपक्षय क्रिया के द्वारा चट्टानों का जो है इसमें अपघटन होता है। तो भौतिक अपक्षय में अगर बात करें तो भौतिक बलों के द्वारा चट्टानों का विघटन होता है, और रासायनिक अपक्षय में अगर बात करें तो रासायनिक क्रिया के द्वारा चट्टानों का अपघटन होता है।
दूसरा, अगर भौतिक के साइड से अगर बात करें तो भौतिक अपक्षय में चट्टानों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। वहीं रासायनिक अपक्षय के संदर्भ में अगर बात करें तो रासायनिक अपक्षय में भौतिक कारकों का महत्व नहीं होता है, इससे चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन आ जाता है। तीसरा, भौतिक अपक्षय के मुख्य कारक हैं ताप, पाला और दाब मुक्ति। वहीं रासायनिक अपक्षय के संदर्भ में अगर बात करें तो रासायनिक अपक्षय के मुख्य कारक हैं ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल योजन व विलयन। भौतिक अपक्षय के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें चट्टानें जो हैं एक साथ ही काफी गहराई तक प्रभावित होती है। वहीं रासायनिक जो अपक्षय है इसमें चट्टानें केवल तल पर ही प्रभावित होती है। इसके बाद अगर बात करें तो याद रखिएगा, इसमें चट्टानें किसमें भौतिक जो मतलब कि जो भौतिक अपक्षय है इसमें चट्टानों में उपस्थित मजबूत खनिज भी टूट जाते हैं। वहीं रासायनिक जो अपक्षय है इसमें क्वार्टर जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया विरोधी खनिज प्रभावित नहीं होते हैं। भौतिक अपक्षय के उदाहरण जो है शीत और शुष्क प्रदेशों में मिलते हैं, देखे जाते हैं। वहीं रासायनिक अपक्षय के जो उदाहरण हैं उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में या कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट है ऐसे इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का अभाव होता है तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसे न्यूनीकरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनीकरण क्रिया। और ऐसी दशाएं प्रायः भूमिगत जल स्तर के नीचे अवरुद्ध जल के क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। जल प्लावित या जो है अवरुद्ध जल के क्षेत्र में न्यूनीकृत होने पर लोहे का रंग लाल, हरा या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। किस किस में? लाल, हरा और आसमानी धूसर के रंग में। इसके बाद है कार्बनीकरण। देखिए, जब जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है तो उसे कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो जल में घुला हुआ जो कार्बन है जब चट्टानों पर ये जो कार्बन जब पड़ता है तो ये प्रभाव डालता है चट्टानों पर, तो इन प्रभावों को ही कार्बन के द्वारा जो चट्टानों पर प्रभाव पड़ते हैं जो इफेक्टेड होते हैं इसको कार्बनीकरण कहते हैं। ये फेल्सपार तथा कार्बोनेट युक्त खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। कार्बन जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। यह अम्ल याद रखिएगा चूना युक्त चट्टानों को शीघ्र ही घोल देता है। भूमिगत जल के द्वारा चूना पत्थर के प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपक्षय होता है। अनुमान है कि कार्बनीकरण के द्वारा चूना पत्थर प्रदेशों में भूमि तल प्रति जो है 1000 वर्षों में लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे हो जाता है। कार्बनीकरण के जो परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है इसी से। इसके बाद है जल योजन। देखिए, यह जल योजन है, जल योजन एक रासायनिक क्रिया है। चट्टानों के खनिजों में जो चट्टान के खनिज होते हैं इनमें जल के अवशोषण को ही जल योजन कहते हैं। भूपटल में कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जैसे बक्साइट, फेल्सपार आदि जो हाइड्रोजन युक्त जल को अवशोषित करने के बाद जलयोजित और भारी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप होता है कि दबाव के कारण चट्टानें टूट फूट जाती हैं और उनका स्वरूप जो है परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। फेल्सपार इस प्रक्रिया के द्वारा काओलिन मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट से जल के मिलने के बाद जिप्सम में जो है परिवर्तित हो जाता है जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। यह एक लंबी और उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है जिसकी सतत पुनरावृत्ति से चट्टानों में अत्यंत कह सकते हैं कि अंतराल उत्पन्न हो जाता है। चट्टानों में एक अंतराल उत्पन्न हो जाता है, देखने को मिलता है, गैप देखने को मिलता है जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों में विघटन हो सकता है। भूपर पट्टी में अनेक क्ले मतलब मिट्टी, अनेक क्ले युक्त खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फैलते और संकुचित होते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति ऊपरी साई पदार्थों में दरार का कारण बनती है। रंध्र क्षेत्रों में समाहित लवण तीव्र और बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर सेल विभंग में सहायक होता है। जल योजना के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन से अपसल्कन एवं कणीय विघटन के द्वारा भौतिक अपक्षय में भी जो है सहायता मतलब कि इसमें भी अब जो है सहायता प्रदान किया जाता है, करता है। विलयन या घोल। जब कोई वस्तु जल या एसिड में यानी अम्ल में घुल जाती है तो
घुलित तत्वों के जलीय अम्ल को घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है, जो जल या अम्ल में खनिज के विलयता पर निर्भर करता है। जल के या जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस जो पदार्थ है ये विघटित हो जाते हैं। सॉलिड जो मटेरियल होता है ये विघटित हो जाते हैं और जल में निलंबन कण के रूप में ये मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील सेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है, नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम और अन्य खनिज जो है इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये जो खनिज हैं अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अपशिष्ट छोड़े सुगमता से निष्कासित हो जाते हैं, लीच्ड हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, इनमें घुलनशील होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में जो है ये प्रवाहित होते हैं। क्षयोन्मुख जैव पदार्थों के द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाला जो है, याद रखिएगा, खनिज है जो कि जल में घुलनशील है। इसके बाद सिलिका का अवघटन। चट्टानों से सिलिका का अलग होना ही सिलिका का अवघटन कहलाता है। आर्द्र प्रदेशों की आग्नेय चट्टानों पर पानी की क्रिया के प्रभाव से सिलिका और अन्य तत्व तेजी से अलग होने लगते हैं। इस प्रक्रिया में सिलिका शेष रहती है। सिलिका युक्त चट्टानों का अधिकांश भाग घुल जाता है। इसे सिलिका का पृथक्करण या सिलिका का अलग होना भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बाकी का जो सेशन है नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।